तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा दूसरा दिन और अभी हम हैं जो है अल्मोड़ा में। और अभी कहाँ हैं हम सर? ये हमारे कुलदीप दा। दोस्तों इस वक्त हम लोग जो हैं अल्मोड़ा कैंट में हैं। ये कैंट का इलाका पड़ता है। यहाँ से आगे की तरफ अगर आप चले जाएंगे, मोहनदा थोड़ा सा इनको दिखाते भी रहिए। जी। तो ये दुगाल खोला को जाता है और रास्ता आगे जो है आर्मी ग्राउंड है यहाँ पे जी। और आर्मी ग्राउंड में जो हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं वो कोई भी यहाँ पे आता है तो वो आर्मी ग्राउंड के अंदर ही उतरता है। साथ में यहाँ देवदार के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा देवदार के पेड़ है। तो ये इलाके के अंदर जो है पूरा ठंडक रहती है। तो सुमन भाई हमारे कैमरा लेके बिल्कुल खड़े हैं आगे शूट करने को। तो सुमन भाई कल का सफर कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत थकान लगी थी रात में, सर रखते ही तो कल तो हम एडिटिंग करने वाले थे, हमने सोचा कि कल वाला ब्लॉग जो है आज डाल देंगे, लेकिन कल थकान बहुत लगी थी तो आज नहीं डाल पाए। तो शाम को एडिटिंग करके कल का जो है ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा जल्दी से। और बल्कि मैंने मोहनदा से कहा भी था कि एडिटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी तो आप लोग जो है जाके सो जाना करके, लेकिन मोहनदा आपको पता ही है वो इतने कर्मठ हैं तो वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि रात भर जो है हम लोग एडिट करके जो है व्लॉग जो है आज डाल देंगे, लेकिन वो डल नहीं पाया। लेकिन हम कल जरूर डाल देंगे उसको। तो अभी मिल गए हमारे यहाँ पर कुछ फैन। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम वैशाली। मेरा नाम मुस्कान। तो अल्मोड़ा में रहते हैं आप? हाँ जी। तो हमारी सारी वीडियो देखते हैं, इन्होंने बताया था अभी रास्ते में मिल गए। तो कौन कौन सी वीडियो देखी आपको, कैसी लगी? आप जब वो उसके लिए सरूली थी, किसके लिए वो लेके आते हैं, सूट लेके आते हैं करसा देवी साइड। अच्छा। वाली भी देखिए, परसों नर्सरी डाली थी सारी आपने। संगीता और मतलब सारी देखी है, ट्यूशन पढ़ाते हो घुघुती वाली भी सब देखी मैंने। तो आपको ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है मोहनदा का ना, तो क्या चीज अच्छी लगती है? मतलब मुझे तो पहाड़ी लैंग्वेज अच्छी लगती है क्योंकि मुझे बोलनी नहीं आती है। अच्छा। मैं समझ लेती हूँ लेकिन बोलनी नहीं आती है। हाँ। तो वो ही अच्छी लगती है मुझे, इसलिए उसे देखती हूँ। तो थोड़ा तो आप लोग सीख भी रहे होंगे उससे, जो कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज। तो सबसे अच्छी यही बात है कि जी एंटरटेन हो रहा है लोगों को, लोग खुश हो रहे हैं उसे देख के, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं? हाँ जी, मैं कॉलेज कौन सेकंड ईयर मेरा और इसका फर्स्ट ईयर। किसमें? बीए बीएससी बीकॉम बीए में है। और वैसे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम वैसे तो मैं ही क्यों परमानेंट। अच्छा, आप अल्मोड़ा के ही हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि जैसा कि मोहनदा के जो वीडियोस है उनका असर ये हो रहा है कि जो हमारी यंग जनरेशन भी है वो धीरे धीरे करके पहाड़ी जो है सीख रही है उससे, और पहाड़ी रीति रिवाज को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। तो हमारी इन व्लॉग्स के थ्रू आपसे यही रूबरू कराने की कोशिश थी कि हम पहाड़ी संस्कृति को कहीं ना कहीं उजागर कर पाएँ। और साथ ही जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, तो आज हम जिसके लिए आए हैं, एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जीत करके अभी हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो ये पीछे जो यहाँ पे पेंटिंग आपको दिख रही है मोहनदा जी, ये जो पीछे जो आपको पेंटिंग दिख रही है ये जीत के द्वारा ही बनाई हुई है। और थोड़ी देर में वो आएंगे और वो बताएंगे आपको कि किस तरह से उन्होंने ये पेंटिंग की है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोहनदा। बिल्कुल। तो जीत जी अभी आने वाला है, उन्हीं का वेट चल रहा है और फिर आपको दिखाएंगे सारी पेंटिंग और आगे का सफर भी तभी कराते हैं। दोस्तों मुझे लगता है जीत जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो उनसे मिलते हैं जिसका हम अभी जिक्र कर रहे वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो आइए उनसे मिलते हैं। दोस्तों जीत जी हमें मिल चुके हैं अभी, और जो आप बैकग्राउंड में जो है आर्ट देख रहे हैं वो जीत जी द्वारा ही बनाया गया है। तो जीत जी के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है अब कुलदीप दा जीत जी से पूछेंगे। और तो बताइए कुलदीप दा थोड़ा जी जीत जी के बारे में, और जीत जी से भी पूछेंगे जी। तो देखिए जो यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन जो पेंटिंग है वो पीछे बनाई गई है। जय जवान जय किसान। मैं थोड़ा सा मोहनदा से अपील करूंगा कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हो जाए, एक बार दिखा दे अपने दर्शकों को। देखिए जय जवान जय किसान करके। और आजकल जैसे कि आप जानते ही हैं कि चीन के साथ भी हमारी जो है एक परोक्ष रूप से युद्ध चल रहा है। तो उस स्थिति में इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाले बनते हैं। तो अब हम जीत जी से जानेंगे इस पेंटिंग के बारे में। और उससे पहले जीत जी हमारे दर्शकों को थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम जितेंद्र उपाध्याय है। मैं अल्मोड़ा थाना बाजार का रहने वाला एक युवा हूँ और मैंने यहीं से अपने ड्राइंग पेंटिंग की एजुकेशन अल्मोड़ा से ही ली है। मौ यूनिवर्सिटी से BFA और मास्टर्स के बाद मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार के बाद एक नई पहल स्टार्ट करी, जिसमें मैंने सोचा कि यार अल्मोड़ा में कुछ इस तरह के काम होने चाहिए, स्ट्रीट आर्ट तरीके की। तो वो मैंने स्टार्टअप किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कि शिवा करके एक वो बनाई, उसके बाद अभी जय जवान जय किसान, फिर आगे फ्रंट में एक ग्रेफिटी बनाई है जो थोड़ा सा यहाँ के कल्चर से नहीं है, हटके है, बट लेकिन नई शुरुआत थी तो मैंने उसमें काफ़ी किया है। और आगे को एक
नीचे हमारे ये लोदिया से नीचे चौक जी, की जी, जगह जी, 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 वो हमने कल देखी भी लेटेस्ट वो। में एक अभी काली माता की बनाई है। बाकी मैं जीत आर्ट एम्पायर करके एक अपना आर्ट स्टूडियो भी चलाता हूँ। अच्छा। जो फिलहाल सर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अभी मेरे को बंद करना पड़ा है। अच्छा। लेकिन अब मैं फिर से अब आप रिज्यूम करेंगे उसको लॉकडाउन के बाद में। तो आपने बताया जीत आर्ट एम्पायर करके, तो दोस्तों जीत आर्ट एम्पायर करके इनका अपना स्टूडियो भी चलता है, जहाँ पर कि ये बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया करते हैं। इसी तरीके की काफी अच्छी पेंटिंग जो है सिखाया करते हैं, और आजकल जो है ये ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं। तो जी आप ये बताइए कि आपके पास किस तरह से बच्चे आ सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन एक वो प्रक्रिया क्या रहती है और आप क्या क्या सिखाते हैं? सर इसमें मैं बेसिकली बेसिक्स चीज़ें सिखाता हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग की, क्योंकि आर्टिस्ट बनाना मेरा काम नहीं है। आर्टिस्ट तो आदमी खुद ही बनता है अपने थिंकिंग लेवल से, बट हाँ उसको बुनियादी तरीके की किस तरह से आर्ट बनती किस तरीके से है, उसकी बेसिक चीज़ें लाइंस करना, ड्रॉ किस तरीके से करना है, उनकी बुनियादी नॉलेज मैं उसमें अपने आर्ट एम्पायर में बच्चों को देता हूँ कि कैसे आगे को आप अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना मेंटल लेवल से लेके एक चीज़। तो इनकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी, काफी जो है वो मोटिवेटिंग और पॉजिटिव भी रही, कि एक इंसान जो जिसकी जो है स्पाइन में चोट लग जाती है और हड्डियां टूट जाती हैं, और उसके बावजूद वो उठ खड़ा होता है। जब वो शुरुआत करता है तो उस वक्त काफी लोग उसको नेगेटिव कहते हैं, लेकिन वो उन बातों को दरकिनार करते हुए एक पॉजिटिव वे में इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। और दो लाइनें भी मुझे यहाँ पर याद आ रही हैं, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आपको आपके भविष्य के लिए। और दोस्तों आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे कि हम लोगों का ये मोटिव था इसके अंदर कि ऐसे ही स्वरोजगार करने वाले लोगों को हम आगे लाएंगे, तो आप भी जब भी कभी अगर इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे युवाओं का आप जरूर साथ दीजिए। ये भी हमारे उत्तराखंड के ही हमारे भाई हैं, कृपा करके इनका काफ़ी जो है आप सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, तो जीत जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी, उनके सोशल मीडिया लिंक, उनका नंबर सारा मिल जाएगा। तो आप अगर सीखना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो जीत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, और आगे वाले रूट पर आप चलते हैं। और जीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ मिलने आए हमसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम अल्मोड़ा से निकल चुके हैं कसार देवी की ओर, और कसार देवी का दृश्य आपको दिखाएंगे। उसके बाद गैराड़ मंदिर, और उससे फिर आगे ताकुला मेरे को याद दिलाना संगीता के कसार देवी से आने से पहले। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एनटीडी में, और कसार देवी यहाँ से थोड़ा बहुत ही दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। सुमन भाई हमारे बता रहे हैं आगे देखकर, ये बैठे हुए हैं बाकी हमारे कुलदीप दा। तो कल तो हम दूसरी गाड़ी में आए थे, कुलदीप दा जो है अभी गाड़ी बदल के ले आए हैं। इनका कुछ पता नहीं लगता कब गाड़ी बदलने, अभी रास्ते से और बदल सकते हैं, क्योंकि इनके जो है कॉन्टैक्ट बड़े दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो चलते हैं आगे को। तो होम स्टे यहाँ पर लालीज इन, और मेरे ही एक मित्र हैं राजेश तिवारी, ये उनका होम स्टे है यहाँ पर। तो आइए अंदर जाके हम देखते हैं। हम अंदर जाके देखते हैं, और आपको जो उन्होंने ये नया स्वरोजगार शुरू किया है, इस स्वरोजगार के बारे में हम आपको बताते हैं क्या क्या इसके अंदर है और क्या क्या फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज हैं जी। ओ मैया
तो दोस्तों अभी हम जो है कसार देवी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मेन गेट कसार देवी का है, उधर को जाएंगे हम। और आज तो मेरा कसार देवी आना दूसरी बार हुआ है। तो पहले एक बार आपको बताइए जो शूट के लिए आए थे संगीता के साथ, तो उस दिन तो ज़्यादा घूम नहीं पाए थे। तो आज हमारे कुलदीप तो घुमाएंगे। और शुभम भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कैमरा लेके, तो चल चलते हैं। हे महामाई मैं आयू मैया तेरे द्वार। माँ दुर्गा भवानी मैं तेरी सेवा करूँ लो, हाथ जोड़ी जोड़ी तेरे द्वार में हूँ लो। मेरी पुकार मैया बिनती सुनिए, भक्तनों की मैया तू रक्षा करिए। चक्र तेरा सिंह की सवारी, टन काणू में वास तेरा तू पहाड़ वाली। हाथ मछ चक्र तेरा सिंह की सवारी, टन काणू में वास तेरा तू पहाड़ वाली। मेरी सेवा मैया स्वीकार करिए, तेरे शरण आयु माँ कृपा रखिए। तेरी सेवा मैया स्वीकार करिए, तेरे शरण आयु माँ कृपा रखिए। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम कसार देवी मंदिर में हैं और यहाँ के कसार देवी मंदिर के बारे में, कसार देवी मंदिर का इतिहास जो है संक्षिप्त में आपको जो है हमारे सर कुलदीप जी बताएंगे। तो सर एक बार बता दीजिए लोगों को। तो दोस्तों ये कसार देवी क्षेत्र है और हम इस वक्त उपस्थित हैं कसार देवी मंदिर के अंदर। इस मंदिर के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप में वे प्रकट हुई थी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का उन्होंने यहाँ पर वध किया था। साथ ही इस मंदिर की जो स्थापना है वो यक्षों और गंधर्वों द्वारा की गई है। माता के बारे में बोला जाता है कि माता ने जब शुंभ निशुंभ का वध किया था तो वे काफ़ी उस वक्त क्रोधित थी और काफ़ी गुस्से में थी, तो वे शांत होने के लिए इस स्थान पे आई थी। और दोस्तों मैं अपने डीओपी से बोलूँगा कि वो थोड़ा सा पीछे का दिखा दें। जो ये मंदिर है यही वो स्थान है जहाँ पर कि वो प्रकट हुई थी। अंदर एक चट्टान है और चट्टान में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक शेर की आकृति जो है वहाँ पर दिखाई देती है। वहीं पर वे प्रकट हुई थी और उसके बाद उन्होंने दोनों जो दैत्य हैं उनका वध किया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर शांत होने के लिए तपस्या व योग किया, जिसके बाद वे शांत हुई थी। दोस्तों इस मंदिर के बारे में ये बहुत ही एक रहस्यमयी मंदिर है और इस मंदिर परिसर से जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से निकलता है, जो मैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे निकलती हैं, वो संसार में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक वेव्स जहाँ से निकलती है तो उन मंदिरों में से एक मंदिर ये है। विश्व में केवल 3 जगह ऐसी हैं, एक अमेरिका में है, एक यूरोप में है और तीसरी हमारे भारत में कसार देवी का जो ये पूरा हिल है, इस हिल से जो मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वे विश्व में सर्वोच्च हैं। और मोहनदा उनका जो इफेक्ट होता है वो इतना पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी आदमी, चाहे उसके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, लेकिन वो यहाँ के पॉजिटिव इफेक्ट से एकदम एनर्जाइज्ड हो जाता है। और यदि वो यहाँ पर आकर योग व ध्यान करता है तो उसे दिव्य अनुभूति होती है और आध्यात्मिक अनुभूति का भी उसको अनुभव होता है। साथ ही यहाँ पर बहुत से राइटर्स जो है आ चुके हैं यहाँ पर, और एक मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी जब भी अल्मोड़ा आते थे वे कसार देवी जरूर आते थे और 1890 में वे यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहीं पर बैठकर योग साधना की थी और जिसके बाद उन्हें भी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव हुआ था। कसार देवी
देवी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बड़ी चुंबकीय शक्ति के बारे में बड़ा वो जानी जाती है। ये यहाँ पर ये ऊर्जा चुंबकीय शक्ति बहुत वो है करके इसमें नासा वाले आजकल इसमें वो भी काम कर रहे हैं। हमारे मंदिर का जो वो है पूरे रिज में क्रैंक सीरीज के नाम से भी, कसार देवी रिज क्रैंक सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े बड़े लेखक राइटर इसमें लामा गोविंदा बड़े फेमस राइटर रहे हैं कसार देवी के वहीं पर, और सुनियाता ये लोगों ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े लेखकों ने इस क्षेत्र को कुछ माँ की प्रेरणा से ही ये लोग वहाँ पर ये सब कर पाए हैं। और एक अद्भुत शक्ति वाला मंदिर है। तो दोस्तों अभी हम कसार देवी से नीचे को निकल चुके हैं, गेराड़ मंदिर की ओर हमने जाना है। और उससे पहले चलेंगे हम लोग आपको दगड़िया रेस्टोरेंट जो है आज दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी ही एक उत्तराखंडी भाई ने जो है वो शुरू किया है नया स्वरोजगार। जी 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 जी। तो हम तो दगड़िया नाम से ही बिल्कुल साफ लगता है कि दोस्त, आप समझ सकते हैं जी। तो काफ़ी बहुत मज़ा आया यहाँ मंदिर में और काफ़ी सारे वीडियो वगैरह हमने दिखा लिए। और कुलदीप दा ने जो है पूरा इतिहास मंदिर का बता दिया और हमारे जो महाराज जी ने सारा बताया। और सोम भाई थके तो नहीं? ना भूख भाग अभी तो भूख लगी है, भूख लगी है तो चलते हैं आगे को। तो दोस्तों अभी हम कसार देवी से नीचे आ चुके हैं। ठीक कसार देवी के नीचे एक रेस्टोरेंट है, दगड़िया रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं दगड़िया नाम से, बिल्कुल पहाड़ी नाम रखा हुआ है। तो अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ है। और कुछ थोड़ा हल्की फुल्की भूख भी लगी थी तो हमने सोचा कुछ चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो कुलदीप दा अंदर चले गए, अंदर जाके देखते क्या है। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं जो कसार देवी के ठीक नीचे दगड़िया रेस्टोरेंट था जहाँ हमने चाय पानी भी करा। तो उनके जो ऑनर हैं श्री पवन भोज जी के साथ उनके घर पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उनके साथ बैठकर तो कुछ बातें जो है कुलदीप दा उनसे पूछेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और उनका परिचय लेंगे। जी, कि आपने जो नाम रखा है दगड़िया रेस्टोरेंट, बिल्कुल, तो दगड़िया आपने बहुत बढ़िया रखा है, ये विचार कैसे आया आपके मन में? जी, इसके पीछे ये है कि काफ़ी लोगों से पूछा गया। अच्छा। और उसके बाद मेरा एक भाई है जो ये काम करता है जी, तो उसने अपने हिसाब से मेरे को सोच के पूरा कंक्लूजन दिया। अच्छा, ऐसा करना है। अच्छा। आप लोग भी कभी अगर कसार देवी आते हैं, जस्ट कसार देवी मंदिर से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको सामने ही दगड़िया रेस्टोरेंट बिल्कुल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों से भी क्या कहते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग भी वहाँ एक बार जाएं और वहाँ के खाने का लुत्फ जरूर उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना, तो अभी हमें थोड़ा जल्दी में है तो आपसे तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं कपड़ खान में। कपड़ खान में जो है कल्पिष्ट दाना गोलू शीर्ष मंदिर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो इसके बारे में जो है कहानी और सारी जानकारी जो हमारे कुलदीप सर देंगे। तो दिखाते हैं आपको तो दगड़ियों ये है श्री कल्पिष्ट दाना गोलू मंदिर और श्री कल्पिष्ट गोलू देवता जी का सर जो गिरा था वो यहीं पर गिरा था। ये मैं अपने डीओपी से कहूँगा कि वो एक बार मंदिर जूम करके दिखा दें। तो ये स्टोरी में अभी हम लोग गेराड़ पहुंचेंगे तो वहां पर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा और उस स्टोरी के अंदर एक श्री कल्पिष्ट गोलू देवता जी के सर का भी जिक्र होगा। तो उनका जो सर गिरा था वो यहाँ पर गिरा था आके। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं श्री कल्पिष्ट दाना गोलू गेराड़ में और बिल्कुल सब लोग तैयार हैं वहां जाने के लिए, काफ़ी उत्सुक भी हैं। शुभम भी बिल्कुल कैमरा हैमरा लेकर बिल्कुल तैयार है। दिखाते हैं आपको ठीक पीछे, ये देखिए आप गेट, श्री कल्पिष्ट दाना गोलू मंदिर गेराड़। तो यह है प्रवेश द्वार और जाते हैं इससे अंदर को। तो चलिए।
तो दोस्तों अभी आप आ गए हैं गैराड़ गोलू देवता, डाना गोलू जिसे बोला जाता है, कल्विष्ट गोलू। तो यहाँ तो आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कुलदीप दा, तो शायद आप तो एक बार पहले आ चुके हैं। तो यहाँ की कहानी थोड़ा बताइए, यहाँ का इतिहास लोगों को तो बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। जी मोहनदा, ये सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जी। श्री कल्विष्ट गोलू गैराड़ देवता हाँ जी जी के यहाँ जी। तो इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी का जन्म कट्यूणी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था श्री केशव बिष्ट जी। ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बहादुर मेधावी थे। साथ ही ये जब मुरली बजाया करते थे, इनकी मुरली की धुन ऐसी होती थी कि आसपास के गांव के जितने भी गाय बछड़े और जितने भी जानवर होते थे वो सब मंत्र मुक्त हो जाया करते थे। खास तौर पे इनका अपनी भैंसों से बहुत ज्यादा लगाव था। इनके पास 12 भैंसें हुआ करती थी। तो ये इतने ज्यादा बलशाली थे कि इनके जो बहादुरी और बल के किस्से यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफी दूर दूर तक फैले हुए थे। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो उनके जो पहलवान थे जय सिंह, तो उनके साथ में इनका मल्ल युद्ध हुआ जी। उसमें श्री कल्विष्ट गोलू देवता की विजय हुई और उन्होंने विजय प्राप्त करी। इसको देखकर उस वक्त का दीवान, जो कि काफी ज्यादा क्रूर और अत्याचारी था, उसका नाम था नौलखिया पांडे। अब नौलखिया पांडे उसे इसलिए कहते थे क्योंकि उसने एक महल बनवाया था और उस महल का निर्माण में जो कीमत जो आई थी उस महल के निर्माण में वो 9 लाख आई थी। तो इसीलिए उसका नाम था नौलखिया पांडे। अब गोर भैंस ना को जानो फै गए शाला जंगल गए भगवानू वाले त्यों दाढ़ी वाल जवान मुंगल पठान ठाड़ा भाई उले तुल शादी। अब एक दिन है बाची कलू भर राती बीच में सुनी सपन में पहाड़ दिखणो तो गए बुरौशी फूल रही जा कपवा। उसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लग गई श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी से, क्योंकि अब वाकई में कोई इतना बड़ा बलशाली हो, योद्धा हो और जो राजा का जो सबसे प्रमुख पहलवान हो जय सिंह, उसे हरा दे तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। तो उसका जो अत्याचार था नौलखिया पांडे का इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब लोगों को पता था कि श्री कल्विष्ट गोलू देवता जो है वे राजा को जानते हैं। तो उन्होंने अपनी समस्या आके श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी को बताई कि इस तरीके से जो दीवान है यहाँ का वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और हमारे ऊपर हमसे जो है मनमाना कर वसूलता है। दोस्तों मैं इसमें आपको बता देना चाहूंगा कि पहले के जमाने में जो कर होता था वो पैसों के रूप में नहीं होता था। वो ऐसा होता था कि जैसे कोई एक पूरा खेत करता है तो जितना भी अनाज वो उगाता था तो उसका 25% या 50% उसको कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो नौलखिया पांडे ने एक चाल चली। नौलखिया पांडे ने लचम देवड़ा नाम के एक इंसान को श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी को जो है मारने के लिए भेजा। अब ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, तो इसमें क्या हुआ, जो लचम देवड़ा था तो वो पहले दिन यानी कि जैसे उसने अगले दिन सुबह भी जाना था तो पहले दिन जो है वो चुपचाप गया और उसने जो श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी की 12 भैंसें थी उनमें से एक भैंस के पांव में कील गाड़ दी। अगले दिन सुबह लचम देवड़ा श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी के यहाँ पहुंचा और उसने झूठ मूठ में बोला कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे घर में दूध खत्म हो गया है और कृपया करके आप कुछ दिन के लिए एक भैंस दे दीजिए ताकि जो है मेरे बच्चे दूध पी सके। अब जैसा कि श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी दिल के भी बहुत उदार थे और बहुत ही ज्यादा वो लोगों की मदद किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी 12 भैंस हैं, जो भी आपको भैंस चाहिए और उसे आप चुन लीजिए और ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। तो लचम देवड़ा क्योंकि वो पहले दिन ही वहां पर एक भैंस के पैर में कील ठोक के गया था, उसने उसी भैंस को चुना जिसके पैर में उसने कील ठोकी थी। तो जैसे ही लचम देवड़ा ने बोला श्री कल्विष्ट गोलू देवता जी को कि मुझे ये भैंस चाहिए, तो भैंस को जैसे वो ले जाने लगे तो लंगड़ाने लगी। तो तब लचम देवड़ा ने कहा कि ये जो भैंस है वो तो लंगड़ा रही है। तो कल्विष्ट गोलू देवता जी ने सोचा कि उसके पैर में कोई दिक्कत है करके। तो जैसे ही कल्विष्ट गोलू देवता नीचे झुके भैंस के पैर में उन्होंने देखा कि कील चुभी हुई है और उस कील को जैसे ही वो निकाल रहे थे ठीक उसी वक्त कुल्हाड़ी से वार करके लचम देवड़ा ने
कलविष्ट गोलू देवता जी के ऊपर वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन कट गई। और जो कफर खान में हमने आपको मंदिर दिखाया था उनका, वहां पर जाके, जो कि यहाँ से करीब 4 मील दूर है, वहां जाके उनका सर गिरा था और धड़ जो गिरा था वो यही मंदिर में है। अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अरे जा अश्मणे तिर जोची पशल रमर्थ में सो तिर गर्दन में धरे जी जा जोची बला ले जाओ ना। अरे कलू शिर तेर कफड़ खानन है गो देवा थड़ जोची दिदाव ना काक में चनुआ बेल भगु बिजारा बीचन पड़ गयो ची जब इजा। अरे जा आजिले जोशी चनुआ बेल भगु बिजार मौजूद छन गेल गेराड़ में जनर बीचन तेर धड़े पूछे आजू मेरा भगवानु देने जी। आ बिजा जो छु भगवानु जब जो ची तेर शिर काटो ची लसी जोड़ियल उन्नो जो ची जा भलियन वारा बसंत बहारा जैसी तू प्यारा भली भली छे तेरी अनवारा जैसी बसंत बहारा अपना दिल का डाला काना में खिले दे बुरासी का फूला बुरासी का फूला बुरासी का फूला। ओए हाय 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 फूल फूली सी बसंत तुम जसुआ बहार बरखा बूंदू जे मौसम जैसी तुम्ही प्यारा। आ बिजा सुखी नही जलो भरी बोलो जाचे अच्छे कणो डाली गए फल लगू जा ये फले लगू जा कलबिता सुपलो है रोसी कली जुगे माजा सब लोग हुणी सुपले है रोजा सुपले है रोजा देशा परदेश हो शिरो को छतरा पीठी को यदारे पानी भल जाया कलबिसा यो नाम कमासो तो दोस्तों गहराड़ गोलू डाना गोलू दर्शन करके हम आ चुके हैं नीचे को। अभी हम जा रहे हैं देखिए, और काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है। और लग तो ऐसा रहा है कि हम इधर 2-3 घंटे पूरी शाम इधर बिताएं, लेकिन हमें आगे का जो है ट्रिप भी पूरा करना है जी। ताकुला जाना है। तो बस पहुंचने वाले हैं हम घर, संगीता जी के घर। हाँ, तो बाकी दिखाते हैं आपको हमने जहाँ रुकेंगे हम, और उसके बाद थोड़ा संगीता जी के घर चाय पानी का। तो बने रहे ब्लॉग में, अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि अंधेरा हो गया है। क्योंकि अगर वो देखो, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ध्यान से देखिए कैसा चमक रही है नंदी बैल। और तो अभी हम जो है, अगर आपको ज़्यादा दिखाएंगे, अगर हमारा खुट रड़ा तो नीचे गजर में पड़ा। तो दोस्तों गणनाथ मंदिर से हम आ चुके हैं और थोड़ा चाय पानी भी पी चुकी है। और ये देखिए कुलदीपदा बैठे हुए हैं, शुभम बैठे हुए हैं, और संगीता के घर में अभी हम हैं। तो महाराज खाना लगा दिया, 56 भोग इन्होंने और ही कर दी, कह रहा हूँ। तो पनीर है, दाल है, रायता है, ककड़ी है, रोटी है, गजब और अभी और भी पता नहीं सदल पतल क्या क्या आ रहा है, पतल बहुत कुछ आ रहा है। तो देखते हैं, अभी संगीता जी के पापा भी आ रहे हैं, सब दिखाते हैं आपको। और खाना आपको थोड़ा दिखाते हैं क्या क्या है। पहाड़ी खाना जबरदस्त तरीके से, और ये कर दी बिल्कुल 56 भोग लगा दे हैं। और ये संगीता जी रोटी ला गई है, और देख सकते हैं तो काफ़ी बिल्कुल खतरनाक स्वागत हो रहा है यहाँ तो, बाप रे। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं, और यह है मम्मी जी, संगीता जी की मम्मी जी, और पहले बात भी हो चुकी है। तो मम्मी जी कसरवाज कौन लगना
बहुत बढ़िया लगना आप लोग रहा। हाँ, तो मम्मी जी का गाना भी सुनेंगे, जो मम्मी जी गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो सुबह सुनेंगे, आपको गाना भी सुनेंगे बहुत अच्छा। और वो रात की सुन रहे आप। तो दोस्तों अभी हम जो है संगीता के घर से खाना पी के जो है आ चुके हैं और होटल रूम में, होटल कौन सा, होटल हयात ना सर? होटल हयात, श्री होटल हयात, श्री हयात। हाँ। जगह का नाम बसौली में है। और जो पीछे है ताऊ जी, ताऊ जी का नाम क्या था? ताऊ जी हो गए हमारे भुवन सिंह मेहता जी। भुवन सिंह मेहता जी। तो अभी रात को जो है रूम सब इन्होंने दिलवाया हमारा, और चलते हैं रूम की ओर। चलो बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर, ठीक है? मिलते हैं आपको। हाँ, तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।